नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते जैसे कि हम आपको मिलवाते हैं एक बाजार के दिग्गज से, निवेश जगत की एक अहम आवाज़ से। तो आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज टिब्रेवाल, फाउंडर CIO इकिगाई एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग्स, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज। समय दिया आपने इस ऐसे क्रूशल समय पर जहाँ पर दर्शकों को, निवेशकों को आपके मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बाजार के मिजाज कैसे लगते हैं आपको? लगातार जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, कुछ का ये कहना है कि फेयर वैल्यू के भी नीचे अब बाजार आ चुका है। थोड़ी सी फ्रॉड स्पेसिफिक सेगमेंट्स में है, जहां तक स्मॉल कैप मिड कैप्स की अगर हम बात की जाए। लेकिन जिस तरह से हमने एक उतार चढ़ाव भरा माहौल देखा है बाजार में हाल ही में कुछ दिनों में, क्या ये कहना सही होगा कि अब हम एक अच्छे वैल्यू जोन में आ चुके हैं अक्रॉस मार्केट कैप्स रफली? गुड आफ्टरनून कविता जी। आई थिंक अगर आपको याद हो तो लास्ट 12 महीने से हम काफी मार्केट पर कॉशियस थे और हमारा यही विषय था कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सेसिव हैं और जो ग्राउंड पर रियलिटी ग्रोथ को लेके थी और मार्केट जो दर्शा रहा था, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस थी। लेकिन लास्ट 2 महीने में जो ये अचानक से मार्केट ने करेक्ट किया और सबको आज भयभीत कर दिया है, एंड 10 में से 9 लोग आज पेसिमिस्ट है मार्केट को लेके। बट लेकिन इंक्रीमेंटल बेसिस पर काफी चीजें जो लास्ट 45 दिनों में हुई है वो बहुत पॉजिटिव है। और मैं आपके दर्शकों को ये एक बार रिवाइंड कराना चाहता हूं कि इस नॉइज में जहां मार्केट करेक्ट हो रहा है, एक्सेसेस निकल रहे हैं, ये एक कोई मैक्रो इशू इस बार नहीं है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थी, जो लास्ट 2 साल से कि आप बस माल लो कल पैसा बनाओ, उसके कारण ग्रीड बहुत ज्यादा मार्केट में दिख रहा था और वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहा है। अगर मैं लास्ट 2 महीने में देखूं, दो चीजें जो मार्केट पर काफी प्रेशर किए हुए हैं, वन है आपका मार्जिन फंडिंग बुक, जो MFT बोलते हैं जिसे। तो वो मार्च 2023 में 23,000 करोड़ का टोटल साइज था और दिसंबर 2024 में इसका साइज हो गया करीबन 90,000 करोड़। तो लोग मार्जिन में पैसा लेके स्टॉक्स खरीद रहे थे और वो ग्रीड क्लियरली विजिबल थी। ये जो लास्ट 2 महीने की आपने अग्रेसिव सेलिंग देखी है मार्केट में, वो MFT बुक का कई हद तक अनवाइंडिंग है। तो 90,000 करोड़ से आज 65 से 70,000 करोड़ हो गया, एक पहला दूध। दूसरा जो है, अगर आप देखो तो FIs ने शॉर्ट पोजीशंस बहुत क्रिएट किए और हम देख रहे थे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी से एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया और FIs जो शॉर्टिंग कर रहे थे उनकी काफी इंटरेस्ट और बढ़ गई। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में एक करेक्शन के मोड में आया है। बट मैक्रो साइड में अगर हम देखें कविता जी, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं जो लास्ट 12 महीने से नहीं हुए थे। पहला, अगर आप देखो तो एक्स ऑफ GFC, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, और एक्स ऑफ कोविड 2020, मैंने अपने करियर में लास्ट 22-23 साल में RBI को इतना अग्रेसिवली स्टैंड चेंज करते हुए नहीं देखा जो उन्होंने लास्ट 45 दिनों में किया है। करीबन 5.5 से 6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम को प्रोवाइड की गई है, चाहे वो OMA के थ्रू हो या फॉरेक्स स्वैप ट्रांजैक्शन के थ्रू हो। और उन्होंने पहला पॉलिसी रेट कट 5 साल बाद किया है और रिस्क जो बैंकों पर रिस्क वेटेज था NBFC को लेंडिंग पर, उनको भी रिलैक्स करके नवंबर 2023 के लेवल पर ले गए हैं। ये बहुत बड़ा पिवट है पॉलिसी मेकिंग में, जो लोग मार्केट आज इग्नोर कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में RBI का मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग अब लूजनिंग साइड में आ रहा है, अकोमोडेटिव साइड में आ रहा है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टांस है जो इस पॉजिटिव को मार्केट ने इग्नोर किया है आज के मंदी के माहौल में। सेकंड, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिहाइंड शेड्यूल चल रही है और नवंबर तक ये आंकड़ा 12% डी ग्रोथ था। दिसंबर में गवर्नमेंट ने 1,70,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और जनवरी में ये आंकड़ा 51% और ऊपर था लास्ट जनवरी के मुकाबले। तो
अब हम -12% से +5% की ग्रोथ पर आ गए हैं। और जितनी भी डोमेस्टिक फेसिंग कंपनियों से, सेक्टर से बात करो, तो वो बोल रहे हैं जनवरी फरवरी काफी अच्छा निकला है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो मार्केट को, इकोनॉमी को स्लो की हुई थी लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 महीने से, बिकॉज ऑफ इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और अपने मॉनसून्स जो एक्सटेंड हुए थे, वो रिवर्सल हो रहा है। और गवर्नमेंट जब केपेक्स करने पर वापस आ जाती है तो इकोनॉमिक में मोमेंटम बनना चालू होता है। ये दूसरा आंकड़ा है। और तीसरा डेटा पॉइंट आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए है कि फाइनली स्टॉक स्लेव ऑफ अर्निंग्स होती है। अगर अर्निंग ग्रोथ आता है तो वो स्टॉक्स चलती हैं, मार्केट एग्रीगेट बेसिस पर चलता है। पहले तिमाही में अगर आप देखो तो 2% एनएसई 500 कंपनियों पर प्रॉफिट ग्रोथ था। ये नंबर बढ़ के 3.5-4% हुआ दूसरी तिमाही में। और तीसरी तिमाही में ये नंबर ऑन एडजस्टेड बेसिस 8.5% का प्रॉफिट ग्रोथ था। और हमारा मानना है कि ये तिमाही में ये नंबर बेटर होगा। और नेक्स्ट ईयर के फिस्कल में अगर हम जून और सितंबर में देखें तो हमारा अनुमान है कि ये आंकड़ा डबल डिजिट में होना चाहिए, बिकॉज आपका बेस आपके फेवर में है। तो अगर अर्निंग ग्रोथ वापस आने लगी और जिन जिन क्षेत्र में अर्निंग ग्रोथ आने लगी, जिन जिन स्टॉक्स में, वहां पर मार्केट धीरे धीरे उसे रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर ये 3 डेटा पॉइंट अगर आप इम्पोर्टेंट वंस को देखो तो हमें लगता है इंक्रीमेंटली मैक्रो इंप्रूव हो रहा है। लेकिन मार्केट का मूड आज के दिन, सेंटिमेंट इतना खराब है कि मार्केट उसे इग्नोर कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है नेक्स्ट 3-6 महीने में, कि जब सब जन अपने टॉवल को थ्रो करे, ब्लड बाथ हो स्ट्रीट पर, तो इसी समय इम्पेशेंट से पेशेंट लोगों की तरफ स्टॉक ट्रांसफर होता है। ये चला आ रहा है जन्म अंतरातर से विश्व में, तो इस बार भी हम देख रहे हैं। और एक आंकड़ा खाली वापस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मार्केट में 10% का करेक्शन हो। जस्ट आप अगर लास्ट 45 साल के सेंसेक्स के हिस्ट्री को देखो तो खाली 4 ऐसे साल थे जहां मार्केट ने इंट्रा ईयर खाली 10% के नीचे करेक्ट किए। बाकी सारे साल, 41 साल, मार्केट ने 10 से 15-20% इंटर ईयर करेक्शन देखा है। और मजे की बात यह है कि इस इंटर ईयर करेक्शन के बाद 36 साल, 45 सालों में मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ कैलेंडर ईयर बेसिस पर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो एक ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपके दर्शकों को एक खाली मैं कॉशन देना चाहूंगा कि इस बार के करेक्शन के बाद एक स्टेबलाइजेशन फेज आएगा, एक ग्राइंडिंग फेज आएगा, एक कंसोलिडेशन फेज आएगा। उसमें हर कुछ नहीं चलेगा। जो इजी पैसा वाला एरा था, जो डार्ट की तरह था, आप कहीं भी मारो वो पैसा बन रहा था, पान वाला भी अपने को टिप दे रहा था कि सर आप ये नहीं लेते हो, वो एरा आई थिंक बिहाइंड है। अब यहां से नेक्स्ट 12 से 18-20 महीने मेन वर्सेस बॉयज का गेम होगा। जो कंपनियां बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्रमोटर, बेटर कैश फ्लो, वो रिवॉर्ड होंगी। जिनमें नहीं है वो वैल्यूएशन री रेटिंग वाली स्टोरी अब खत्म हो गई है। बिल्कुल, लबोलुबाब यही है। और जैसा लोग कहते भी हैं कि अंत ही आरंभ है। हालांकि बाजार में कभी कुछ अंत नहीं होता है, लेकिन आपके निवेश का आरंभ अगर आपको करना है या और पैसे लगाने हैं तो आप धीरज रखिए। मैक्रोज जो है काफ़ी स्ट्रांग है, जो समझाए भी हैं पंकज ने। अब थोड़ा सा इसको हम जो नियर टर्म और मध्यम अवधि के लिहाज से जो पेन दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको पेन भी कहना चाहें पंकज, उसको समझना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली ट्रम्प साहब की जो फ्लिप फ्लॉप नीतियां हैं वो परेशान कर रही हैं। अच्छा, इस बात को मैं दो तरीके से समझना चाहती हूँ। एक तो अब जिस तरह से हम एक लाइकली इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब थोड़ा सा डिले होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे लगता है कि पता नहीं ट्रम्प साहब रात को क्या खा लेते हैं, सुबह उठते हैं और दुनिया भर के बाजारों में जलजला आ जाता है। ट्रम्प 2.0 का आगाज तो वो बिल्कुल करना चाहते थे शानदार दमदार तरीके से, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से उनकी अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है पंकज। ये भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। ऐसे नहीं है कि उनकी अर्थव्यवस्था में सब कुछ गुलजार ही गुलजार हो रहा है। वहां भी दिक्कतें हैं, वहां भी रोड़े हैं, वहां भी महंगाई है, वहां भी इकोनॉमिक डेटा कुछ खास फेवरेबल नहीं है। तो एक तो ये पहलू उनका समझना है। दूसरा, अब नियर टर्म मिड टर्म पेन अगर मैं समझूं इनकी फ्लिप फ्लॉप नीतियों के चलते, जहां पर भारतीय भी और हमारे एक्सपर्ट्स भी आकलन कर ही रहे हैं कि कितना हद तक इंपैक्ट पड़ सकता है। मिनिमम से मिनिमम ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ेगा। इस पूरे समीकरण को अब हमें समझना है मिड टर्म आउटलुक के लिहाज से।
हाँ, तो अगर आप ट्रम्प साहब को देखो तो मेरा ये मानना है वो पॉलिटिशियन नहीं, एक बहुत बड़े नेगोशिएटर है। एंड ये टैरिफ्स का डर लगा के वो बहुत कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं विश्व की अलग अलग कंट्रीज के साथ। एंड कल आपने देखा कि उन्होंने जो मेक्सिको पर टैरिफ लगाया था उसे थोड़े दिन के लिए डिले कर दिया। और इसी तरह वो अलग अलग रीजन्स में बात कर रहे हैं। हमें लगता है अगर वो टैरिफ लगाए तो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज महंगाई दर वहां और बढ़ सकती है, ब्याज दर उसके फॉलो करेंगे तो ब्याज दर भी बढ़ सकता है, जो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। अगर हम अपने देश के लिए देखें तो पहले आंकड़े को समझ लें। यूएस के टोटल ट्रेड डेफिसिट में हम 90 नंबर पर आते हैं, कि हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है वो 90 नंबर पर है। लेकिन हमारे लिए यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स है। तो करीबन 90 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं और करीबन 42 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं। तो करीबन 45 से 50 बिलियन डॉलर का हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस है। और हमारा रेसिप्रोकल अगर टैरिफ हुआ तो हमें कहीं ना कहीं थोड़े सेक्टर्स में इम्पैक्ट हो सकती है। बट ऑन अ लार्जर स्केल बेसिस हम देखें तो वो हर कंट्री का नाम ले रहे हैं लेकिन इंडिया का नाम नहीं ले रहे। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल जब भी वो ट्रम्प प्रेसिडेंसी रहे, वो इंडिया के साथ काफी मेल जोल करके काम करें। और ये नियर टर्म काफी बड़ा नॉइज है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत भयभीत होनी चाहिए। कई कई फ्यू सेक्टर्स में हेयर एंड देयर, बट अगर वो चाइना पर 20-25% उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, उससे ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। कई क्षेत्र में, कई सेक्टर्स में, जैसे फार्मा बायोटेक का अगर बात करें तो वहाँ चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। केमिकल्स की बात करें तो चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। और इंडिया का साइज भी बहुत अच्छा हो गया है। और अगर वहां पर अगर महंगाई 20-25% से गुड्स के दाम बढ़ जाए तो इंडिया अगर 5% से ज्यादा दाम टैरिफ लगा भी दे या 10% भी मान ले, तभी भी हम 15% कॉम्पिटिटिव है। और ये ना भूले कविता जी की रूपी भी लास्ट 2 महीने में 5-6% डेप्रिशिएट हो गया है। तो वो भी एक एडवांटेज है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि 3-6 महीने में ये नॉइज सेटल होगा। बट आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल अगर हम ठीक से अपने आप को कंडक्ट करें, नेगोशिएट करें, तो ये जो राइवलरी है बिटवीन मेक्सिको, कनाडा, चाइना, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह बन सकती है। और काफी सारे यूएस बेस्ड कंपनीज जो इंडिया में हैं, वो इंडिया को ऑफशोरिंग करने की कोशिश करेंगे रादर देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि मैं हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी को हाफ ग्लास फुल देखूंगा। और मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यस, नियर टर्म में नॉइज है, भय है, सब कुछ वाजिब है। बट अगर एक मैं प्रैक्टिशनर व्यू लेके चलता हूँ कि ट्रम्प साहब दोनों विश्व की बड़ी इकोनॉमी के साथ बैठ लेंगे, मुझे नहीं लगता है। वो एक इकोनॉमी को अपने साइड में रखना चाहेंगे जहाँ 140 करोड़ आबादी हो, जहाँ सबसे बड़ा मार्केट हो, और वो ही कंट्री उनके डिफेंस और एनर्जी का बायर हो।